Hello everyone, welcome back. So the next experiment for the day is going to be counting statistics and mass absorption. तो counting statistics and mass absorption इन दोनों experiment जो है इन दोनों का setup लगभग same है. For that we use GM counters. I will shortly tell about what are GM counters and why do we use them. तब तक के लिए आप एक बार ये सोचो कि what would be the main purpose of the counting statistics experiment or the mass absorption experiment. सी आई टेल यू. देखो क्या होता है. जो आपका काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट होता है ना, काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप जो है काउंटिंग कर रहे हो बीटा रेज की. बीटा नेगेटिव रेज जो है ये एमिट होती है, तो आप उसकी काउंटिंग कर रहे हो. तो वो आप जब रेज को काउंट करते हो बेसिकली, तो आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा है उसको आप काउंट कर रहे हो. तो लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को हम कैसे डील करते हैं? हम किसी भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डील करते हैं, राइट. एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ एमएससी फिजिक्स एज वेल एज बीएससी फिजिक्स. तो वो स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हम जो है काउंटिंग स्टैटिस्टिक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है ये पढ़ते हैं. काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें एक और फिनोमेना इन्वॉल्व है, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स. क्योंकि ये जो चेम्बर्स या काउंटर्स है इनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये काउंटर्स फिजिक्स का ही पार्ट है. जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो दिस इन्वॉल्व्स द होल फिजिक्स, इंटर रिलेटेड फिजिक्स बेसिकली. तो हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. एंड मास अब्सॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना दैट अगर आपका कोई भी ऑब्स्टिकल या फिर आप कहो कोई सब्सटेंस है जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, अगर आपने ये बीटा रेडिएशंस के पाथ में रख दिया, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जो आपके नंबर ऑफ काउंट्स है वो अफेक्ट होंगे. ठीक है. तो वो जो मास एब्जॉर्प्शन है वो किस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से. तो वी विल स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम जीएम काउंटर एंड वी विल डिस्कस अबाउट द जीएम ट्यूब, जीएम काउंटर, उसका जो पूरा वर्किंग वगैरह है, सेटअप है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली विल गो टू द काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द मास एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट, जहां से डिफरेंस स्टार्ट होता है. दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर बोथ ऑफ देम. सो वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर. ओके. तो अभी देखो कि क्या होता है. जब भी हम बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज, गामा रेज, अलग अलग जो है रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि वो एमिट होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट. तो अब वो एमिट हो रही है, हमें पता है. तो अब अगर कोई चीज एमिट हो रही है तो किस रेट से एमिट हो रही है, या हम उसको फिर देखो, कोई चीज एमिट हो रही है हमें पता चली, तो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में यही आएगा कि ये किस रेट से एमिट हो रही है, मतलब हम इसको अलग अलग अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, और वी एम्प्लॉय दैट इन आर ओन, फॉर आर ओन बेनिफिट, या फिर हमारे एक्सपेरिमेंटेशन या कोई भी काम के लिए हम उसको एम्प्लॉय करें. तो जब हमें पता चला कि ये जो रेडिएशंस है ये रेडिएशंस हमें मिलती है, तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हम इसको काउंट कैसे करें, या फिर रेडिएशंस जो है अ, वो कैसे वैरी करती है, कब ज्यादा रेडिएशन आती है, कौन सी रेडिएशन ज्यादा आती है, किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, एंड ऑल दैट. तो इसीलिए हम अब ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने एक चीज देखी कि ये जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है ये ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ वैरी करती है. और ये आपने शायद कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशंस लेते हो, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज लेते हो, एंड यू स्टडी अबाउट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ, मतलब कुछ ऐसा सा 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 ग्राफ हमें मिलता है. एंड वी से कि इसका जो पहला वाला पार्ट होता है वो रिकॉम्बिनेशन रीजन होता है, सेकेंड वाला पार्ट आयनाइजेशन रीजन होता है. आपने न्यूक्लियर फिजिक्स कभी पढ़ी होगी तो आपने इस चीज को देखा होगा. तो हम इसके बारे में भी थोड़ा डेप्थ में बाद में बात करेंगे. आई जस्ट टेल यू, इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन रीजन. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन रीजन बोला जाता है. उसके अगला वाला जो रीजन होता है उसको आयनाइजेशन
रीजन बोला जाता है जहाँ पे आयनाइजेशन चेम्बर्स काम करते हैं। आयनाइजेशन चेम्बर्स आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ काउंटर्स जो कि रेडिएशन को काउंट करते हैं, ठीक है। जब वो आयनाइजेशन रीजन है उसके थ्रू जारी होती है तब उसको काउंट करते हैं। तो आयनाइजेशन चेम्बर या आयनाइजेशन रीजन इसको बोला जाएगा। इसके आगे आता है प्रोपोर्शनल वाला। तो अब मतलब देखो, थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं। फिर आता है एक प्रोपोर्शनल रीजन, ठीक है। ये आयनाइजेशन रीजन, ये प्रोपोर्शनल रीजन। तो इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर्स को यूज किया जाता है काउंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रीजन इसका मतलब क्या है कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फिर आता है जीएम रीजन। जीएम मतलब गीगर मुलर रीजन उसको बोला जाता है। गीगर और मुलर ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक ही इंसान का नाम गीगर मुलर नहीं है, इन दो लोगों ने मिलके काम किया हुआ इस चीज पे, ठीक है। तो ये जो ऐसा क्या कहते हैं, पूरे इसमें आपको एक प्लेट्यू रीजन मिलेगा। उस प्लेट्यू रीजन को जीएम रीजन बोला जाता है। और इस वाले पार्ट में जीएम काउंटर जो है वो काम करता है, फंक्शन करता है। इसके आगे फिर आपका एक रीजन आता है, दैट रीजन इज ऑफ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज। आगे का रीजन जो होता है ये होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, सॉरी, पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में जो आपके नंबर ऑफ रेडिएशंस है वो एकदम तेजी से बढ़ते हैं। मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज कैन लीड टू वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो अभी आपके पास में जो है ऐसा ग्राफ मिलता है। तो इस ग्राफ में जो जीएम रीजन है उसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो हम जीएम रीजन को ही क्यों चुनते हैं और जीएम काउंटर को ही क्यों चुनते हैं, तो हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये पता है कि जो भी आपकी मेजरमेंट्स हैं दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। जो भी आपकी मेजरमेंट्स या आप जो भी काउंट्स ले रहे हो वो काउंट्स किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हो प्रोपोर्शनल रीजन में क्या हो रहा था, काउंट्स जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल थी। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज रीजन ऐसा आया, ये जो पर्टिकुलर एक रेंज है वोल्टेज का, ये रेंज ऐसा आया है जहां पे आपके नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है दैट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ काउंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ काउंट्स है वो सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आने वाली, इंडिपेंडेंट काउंट्स आने वाले हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स में जीएम रीजन ही यूज करते हैं, बिकॉज काउंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज। और सेम ही रीजन होता है क्योंकि इस पर्टिकुलर जो पार्ट है उसके लिए हम जीएम काउंटर यूज कर रहे हैं। तो जीएम काउंटर हम यूज कर रहे हैं तो हमें जीएम रीजन लेना पड़ेगा। और सेम जो रीजन है वो मास एब्जॉर्प्शन में भी है कि जो आपके नंबर ऑफ काउंट्स है या नंबर ऑफ बीटा रेडिएशंस एमिटेड है वो जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज एंड देयरफॉर दैट विल गिव यू, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स भी ले रहे हो या अलग अलग सैंपल के लिए रीडिंग्स भी ले रहे हो तो आपके काउंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं विद सैंपल या विद वोल्टेज, है ना। तो आप कांस्टेंट काउंट के लिए फिर एक किसी भी सब्सटेंस का मास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इजीली आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए आप ये जो है दो रीजंस लेते हो, ठीक है। मतलब दो रीजन्स नहीं लेते हो, दोनों एक्सपेरिमेंट लेते हो जो कि आप सेम रीजन में स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये सारा होता कैसे है, जीएम काउंटर की मदद से होता है। तो जीएम काउंटर क्या है, जीएम काउंटर की मदद से होता है। जीएम काउंटर बेसिकली क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, काउंट करता है। किसको काउंट करता है, बीटा रेडिएशंस को काउंट, हाँ मतलब बीटा पार्टिकल्स को काउंट करता है, अल्फा पार्टिकल्स को काउंट करता है, गामा रेडिएशंस को काउंट करता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इन तीनों को ये कैलकुलेट करता है। अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा आर पार्टिकल्स, और गामा जो होती है रेडिएशन होती है, ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब He2+ आयन, मतलब हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। और बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव मतलब अगर
नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट पार्टिकल है, और नहीं तो फिर पॉजिट्रॉन है तो चार्ज सेम होगा। बस उसका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जो अभी हम इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लेते हैं ना, तो पॉजिट्रॉन के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ई प्लस की तरह अगर फंक्शन कर रहा है तो वो हमारा बीटा प्लस होगा, जिसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन में और बीटा नेगेटिव में डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और बीटा नेगेटिव जो है इट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कैसे होता है, जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अगर ब्रेक होता है तो न्यूट्रॉन ब्रेक होके वो प्रोटॉन बना, मतलब जैसे न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल चार्ज का है, ब्रेक होके अगर वो प्रोटॉन बना रहा है तो उसको कुछ तो बनाना पड़ेगा ऐसा जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करे, बैलेंस करे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव पार्टिकल भी बनता है, दैट नेगेटिव पार्टिकल इज नोन एज बीटा नेगेटिव, जिसका मास काफी कम होता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी उसमें रिलीज होता है। तो ऐसे करके ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड करता है। दिस इज द रिएक्शन जिसके थ्रू हमको बीटा रेडिएशंस मिलती है। ठीक है, सोर्सेस हम जो यूज करेंगे सीजियम और स्ट्रोंशियम सोर्स यूज करेंगे फॉर बीटा नेगेटिव रेडिएशन, और हम जिसके साथ डील कर रहे हैं वो सीजियम और स्ट्रोंशियम, ये दो सोर्सेस हम यूज करेंगे। और जो पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं, जिसकी हम काउंटिंग कर रहे हैं इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, इज बीटा नेगेटिव। ठीक है, तो सोर्स और पार्टिकल हमारा फिक्स हो गया। तो अब हम आगे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए उसका जो काउंटर है उसका फंक्शनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जीएम काउंटर क्या होता है, एक काउंटर होता है जो एक डिटेक्टर, मतलब जो डिटेक्टर डिटेक्टर की तरह काम करता है, डिटेक्टर का काम करता है। एंड व्हाट डज इट डिटेक्ट, इट डिटेक्ट्स दी अल्फा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस को वो डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो क्योंकि इम्पोर्टेंट है काफी कंस्ट्रक्शन इसका। तो अब देखो ऐसा एक सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब होता है, ऐसा एक मेटालिक सिलेंडर होता है जो कि एम्प्टी होता है, हॉलो होता है, इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं रख रही हूँ मैं, एक एक करके बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होता है। तो दिस इज द मेटालिक सिलेंडर। ठीक है, ये जो है ये मेटालिक सिलेंडर है और ये कैथोड का काम करता है, वर्क्स एज कैथोड। दिस इज मेटालिक सिलेंडर एक्ट्स एज कैथोड। और इसके बीच में एक होता है टंगस्टन, जो कि एनोड होता है। इसमें इसमें बीच में एक पतला सा वायर होता है जो कि बहुत छोटा पतला सा होता है, 0.1 mm डायमीटर का एक वो होता है वायर, दैट इज बेसिकली एनोड। ठीक है, दिस इज एनोड, यूजुअली इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी जो रेडिएशंस है वो इस ट्यूब में जानी चाहिए होती है, इसीलिए एक होती है विंडो, माइका मटेरियल की बनी होती है विंडो, आपने सुना होगा कभी ना कभी माइका मार्बल वगैरह, तो वो माइका की बनी होती है विंडो। ठीक है, सो दिस इज द विंडो। अब ये जो है ये ऑटो राइट हो चुका है, ठीक है, तो आप समझ जाना इसको कि यहाँ पे मैंने बनाई है वो विंडो है। और फिर एक साइड विंडो हुई तो उसकी दूसरे साइड में इंसुलेटर होता है, तो एक काम करते हैं इसको हम इंसुलेटर बना देते हैं, विंडो इस साइड बनाते हैं जहां से रेडिएशन आएगी अंदर। ठीक है, तो ये रही हमारी विंडो। ठीक है, ये है हमारी विंडो और ये हमारा इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या करता है, जो आपका एनोड और कैथोड है ना उसको वो डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग करता है। ठीक है, अब ये सब जुड़ा हुआ है। अब जैसे आपको पता है कि कैथोड कैथोड तब होगा जब उसको हम जो है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, और एनोड एनोड तब बनेगा जब उसको हम
पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, तो ये कैथोड है तो कैथोड को थोड़ा नेगेटिव उस पे रखते हैं, और फिर एनोड जो है उसको पॉजिटिव वोल्टेज पे रखते हैं। तो दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस। कैथोड है, आपको समझ में आ गया, ये जो बीच में यहाँ पे है ये एनोड को जाके टच करता है, इंसुलेटर उन दोनों को खाली सेपरेट कर रहा होता है। तो अब आपका ये कैथोड है, एनोड है। विंडो है, समझ में आ गया, मेटालिक सिलेंडर है जो कि कैथोड का काम कर रहा है, और अंदर के साइड एनोड है, एनोड को क्या मिला हुआ है, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल मिला हुआ है। तो अब देखो, आपका एनोड जो है वो होगा पॉजिटिव, और आपका कैथोड जो होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो समझो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो इसके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि हाई वोल्टेज की वजह से जनरेट होती है। इसमें बहुत हाई वोल्टेज दिया होता है, जनरली 1000 से लेके 3000 तक का वोल्टेज दिया हुआ होता है। तो वो क्या करता है, वो वोल्टेज जो हमने उसको प्रोवाइड करा हुआ है उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इसके ही पैरेलल में, पैरेलल में नहीं मतलब सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि आपका लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आरएल, लोड रेजिस्टेंस। और जिसके अक्रॉस अब आप क्या करोगे, जिसके अक्रॉस आपका जो है काउंटिंग दिखेगा, उसके अक्रॉस काउंटिंग दिखेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके ऊपर अगर आपका जो भी करंट पल्स है या जो भी चेंज हो रहा है, जो भी कुछ डिटेक्ट, जैसे बीटा नेगेटिव के आने की वजह से कुछ करंट पल्स जो है वो ये डिटेक्ट करेगा, तो वो उसको पल्स को एक फैशन में काउंट करेगा। अगर 10 पल्स जनरेट हुए तो उसको वो 10 काउंट करेगा कि 10 पार्टिकल्स टकराए थे, ऐसे करके। तो ये काउंट करने का काम करता है। ठीक है, और अब ये जो आपका मेटालिक सिलेंडर है ये एम्प्टी नहीं होता है, इसके अंदर होती है गैस, जो कि होती है एर्गन गैस, जिसमें 90% एर्गन होता है एंड 10% जिसके अंदर क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके 100% में ये बना हुआ होता है, जिसमें 90% एर्गन 10% इथेनॉल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया, तो ये जो है ये सेटअप है, या ये वो डायग्राम है जो आपको एग्जाम वगैरह में बना के आना है। इसके आगे आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा कि जो भी हम करते हैं ये जीएम काउंटर उसको उसको मतलब रिएक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले आपके पास एक लेड कासल होता है। ठीक है, ऐसे करके एक पूरा लेड कासल होता है, उस लेड कासल का एक ढक्कन होता है, आप ढक्कन खोलते हो, उसके अंदर आपका एक सिक्के जैसा सब्सटेंस होता है, मतलब एक छोटा सा, जैसे कैरम के छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, वैसा एक सिलिंड्रिकल छोटा सा सिक्का होता है, उसके अंदर आपका यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ होता है, चाहे वो सीजियम हो चाहे वो स्ट्रॉन्शियम हो। फिर हम लेड कासल जो है, लेड कासल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर रेडिएशंस यहाँ वहां जा रही है तो लेड कासल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे ये गेट है, गेट खोलोगे तो अंदर ऐसे स्टैंड्स होते हैं, तो अलग 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 ट्रे जैसे होते हैं ना, ट्रेज रखे हुए होते हैं, या तो आपके पास स्पेस होती है कि आप उसमें अपना ट्रे रख सको, जिस ट्रे में आपने अपने सैंपल को अटकाया होता है। ठीक है, बीच में आपने सैंपल जो है उस ट्रे में ऐसे फंसा के रखा हुआ है, और ट्रे यहाँ पे तुमने लगा दिया। अब तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से रेडिएशंस निकल जाती है ऐसे ऐसे करके, फिर वो जीएम ट्यूब में एंटर करती है, तो ये जो आपकी विंडो है, विंडो के थ्रू रेडिएशन उसके अंदर जा रही है, यानी कि ये विंडो है, इसके थ्रू आपकी रेडिएशन जो जा रही है ऐसे करके, लेड ट्यूब अब आप ऐसे मान लो, तो यहाँ से वो रेडिएशन जाती है और फिर आगे की वो पूरी प्रोसेस जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, ये विंडो है, इसके आगे फिर आपका एनोड, फिर ये बाहर कैथोड, फिर इसको आप जो भी पोटेंशियल देना चाहते हो वो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डब्बा, यहाँ पे आपका आरएल, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो रहता है। तो लेड कासल ही हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन शो करता है कोई भी रेडिएशन की तरफ, तो इसीलिए उसको हम कर रहे हैं। अब देखो ऐसा है कि गैस फिल्ड चेम्बर है, गैस फिल्ड है। अब ये क्या होता है, ये सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो क्या क्या
काउंट करता है, ये भी देख ही लेते हैं साथ में। ये करंट काउंट करता है, करंट पल्स को काउंट करता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप को काउंट करता है, पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो किसी के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप को भी काउंट करता है, और काउंटर का काम करता है। ठीक है, तो इसको काउंट करके लिख देते हैं, काउंटर का भी काम वो करता है। सो दिस इज द होल सेटअप। अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि जो है किसका काम क्या है। जैसे गैस फील्ड इनसाइड द मेटालिक चैम्बर, ये गैस फील्ड है। और फिर जब एक्सटर्नल न्यूक्लियर रेडिएशन आती है, चेम्बर में एंटर करती है थ्रू द विंडो, थ्रू माइका विंडो, तो अब अंदर क्या है, एर्गन गैस है। तो अगर वो गैस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है, मतलब वो एर्गन से टकराती है, इतनी एनर्जी से टकराती है कि वो एर्गन को आयनाइज कर दे, है ना। इफ इट कोलाइड्स विद द गैस मॉलिक्यूल with enough energy, it ionizes the gas molecule, यानी कि वो एर्गन को Ar प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस में तोड़ देती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन के थ्रू या फोटोन के थ्रू कोई इतनी एनर्जी दे दो कि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ही बाहर निकल के आ जाए, तो उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी आयनाइज हो गया। अब आपको पता चला कि यहाँ से एक रेडिएशन, मतलब एक सिंगल बीटा रे ने एंटर किया। ठीक है, सिंगल बीटा रेडिएशन ने एंटर किया, उसने एक सिंगल एर्गन को जो है उसको ब्रेक कर दिया इलेक्ट्रॉन में और एर्गन में। अब एर्गन और इलेक्ट्रॉन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, राइट। हमने उसका डायरेक्शन बनाया। तो एर्गन जो है ये जाने की तरफ कोशिश करेगा, किसके, कैथोड के। क्यों जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कैथोड जो है वो आपका नेगेटिव वोल्टेज पर रखा हुआ है, एर्गन पॉजिटिव है, तो जाना चाहेगा कैथोड की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो है ये बीच में आपका एनोड है, उसकी तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी तेजी से मूव कर रहा होगा, हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा। और जो आपका एर्गन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे धीरे ऊपर के साइड, बाहर के साइड मूव कर रहा होगा। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं भी बीच में से सेंटर की तरफ आना चाह रहा है, तो उसके पाथ में उसको कोई ना कोई एर्गन आइटम तो मिलेगा। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो वापस किसी एर्गन से टकराता है, तो वापस क्या बना देगा, एर्गन को आयनाइज कर देगा। अब क्या है, अब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके जा रहे हैं, है ना। पहले एक सिंगल एर्गन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में था, तो इसने एक एर्गन को तोड़ा, अब दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उनने वापस किसी को तोड़ा, फिर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो ऐसे करके आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बढ़ते ही जाएंगे, एर्गन को आयनाइज करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। देखो, अब मैंने आपको बोला कि इसने एर्गन को आयनाइज कर दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बनाया। ये इलेक्ट्रॉन तो खुद भी है ना, जो अब वापस ट्रेवल कर ही रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये खुद है। और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है जो उसने आयनाइजेशन से बनाया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन ये खुद यहाँ पे है और एक आयनाइजेशन से बनाया, इसने वापस एक आयनाइजेशन से बनाया, और ये वो खुद है। ठीक है, ये वो खुद है। तो ऐसे करके आयनाइजेशन करते जाता है। तो सेंटर में पहुंचने से पहले ही ऑलमोस्ट सारे आर्गन जो आयनाइज हो चुके होते हैं। तो जो आपका एनोड प्लेट है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आपका एनोड है वायर, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो, अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से बहुत तेजी से स्पीड से मूव कर रहे थे, तो उसके बाद में बहुत सारा आयनाइजेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी फर्दर आयनाइजेशन करते गया, सेकेंडरी आयनाइजेशन, टर्शरी आयनाइजेशन, क्वार्टरनरी आयनाइजेशन करते गया, करते गया, करते गया। ठीक है, तो बहुत सारा जो है आयनाइजेशन हो गया। तो इस जो ये जो बहुत सारा आयनाइजेशन हुआ है इसको बोलते हैं टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट। ठीक है, ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसको बोला जाता है टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट। ये जो टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट है ना,
यही हमारा जो है मेन मुद्दा है, मेन प्रिंसिपल है, जिसपे जो हम लोग जो है जीएम काउंटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जीएम काउंटर का कंस्ट्रक्शन इसी टाउनसेंड एवलांच पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन ने एवलांच क्रॉस कर दिया और फिर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल के आ गए। अब देखो कि क्या हो रहा है सेकेंडरी आयनाइजेशन के दौरान। when electron comes in contact with the potential field of nucleus of gas atoms, इलेक्ट्रॉन जो है टेंड टू डी एक्सेलरेट और डिसेलरेट, आप उसको बोल सकते हो, एंड लूज इट्स एनर्जी एंड लीड टू क्रिएशन ऑफ अ फोटोन। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन के जाते जाते में उसको एक अगर आयनाइज्ड एर्गन दिख रहा है, या कोई भी जस्ट इन केस आपका जो चार्ज पार्टिकल है और ये आपका एर्गन है, ठीक है, एर्गन मान लो, तो एर्गन की अपनी पोटेंशियल फील्ड है ना, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। एर्गन की क्या है, अपनी एक पोटेंशियल फील्ड है जिसकी वजह से ये ऐसे टिका हुआ है। तो अब क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन है, जब इसके साथ इंटरेक्ट करने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एर्गन के पोटेंशियल फील्ड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी की पोटेंशियल फील्ड में जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो दूसरी एनर्जी है वो नॉट यूवी रेडिएशन बट वो रेडिएशंस के रूप में बाहर आती है। ठीक है, ये रेडिएशंस के रूप में उसकी एनर्जी जो है वो बाहर आती है, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, so during the ionization what happens is when electron comes in contact with the potential field of nucleus of gas atom, then electron tends to decelerate and lose its energy and lead to creation of photon। ये जो रेडिएशन है या फिर जो फोटोन है वो निकलता है यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम हियर द फोटोन इज रिलीज। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोला जाता है ब्रम स्टर्लिंग इफेक्ट। तो ब्रम स्टर्लिंग इफेक्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से फोटोन बाहर निकलता है, ड्यू टू विच फोटॉन्स आर एमिटेड एंड दीज फोटॉन्स आल्सो गेट रेडिएटेड एज यूवी रेडिएशन एंड creates its own avalanche effect। avalanche पहले क्यों हो रहा था? avalanche was happening due to the electrons जो कि क्रिएट होते जा रहे हैं। बट यू नो, अब जब आपका कोई गैस मॉलिक्यूल है वो आपके रास्ते में आ गया, एर्गन प्लस गैस है, अब आप उससे टकरा रहे हो, यानी कि आप उसकी पोटेंशियल फील्ड में एंटर कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन उसकी पोटेंशियल फील्ड में एंटर कर गया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट गई, इलेक्ट्रॉन ने बदले में अपनी एनर्जी यूवी रेडिएशन के रूप में बाहर निकाली। तो वो यूवी रेडिएशन वापस टकराएगा, है ना, फिर वो यूवी रेडिएशन का भी तो अपना एवलांच चलेगा ना। तो उस पूरे प्रोसेस को, जब वो आपका फोटोन बाहर निकलता है या यूवी रेडिएशन बोल लो बाहर निकलती है, तो उस चीज को बोला जाता है ब्रमस्टॉलिंग इफेक्ट। और फिर उसका बेसिकली मीनिंग होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, अब देखो कि यहाँ ड्यू टू विच photons आर emitted and these photons also get radiated as UV radiation creates its own avalanche effect in those places। तो अब जैसे सारे इलेक्ट्रॉन तो रीच हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए, लेकिन वो जो रेडिएशन अगर वो भी पहुंचेंगे तो काउंट चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ से निकल के ये कहाँ पे पहुंचने वाले थे, एनोड में आने वाले थे, तो ये आ गए, सारे के सारे एनोड में आ गए। तो एनोड ने डिटेक्ट कर लिया कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैंने जैसे आपको बोला कि ब्रमस्टॉलिंग इफेक्ट है, तो ब्रमस्टॉलिंग इफेक्ट वापस आपको समझा देती हूँ एक बार कि क्या है कि अगर आपका कोई भी गैस है, तो अगर उसकी न्यूक्लियर फील्ड में, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये है एर्गन प्लस, तो इसकी न्यूक्लियर फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ ऐसे इंटरेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो घट जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन और यूवी रेडिएशंस के फॉर्म में वो वहां से रिलीज करता है, तो ब्रमस्टॉलिंग इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एनोड में इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए लेकिन वहां से फोटोन भी तो निकले, तो फोटोन को भी एनोड डिटेक्ट कर रहा होगा, तो इसको बोला जाता है ब्रमस्टॉलिंग इफेक्ट। ये भी अपना एवलांच बना रहा होता है। तो अब देखो ऐसा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एनोड ने कलेक्ट कर लिए, तो एनोड क्या करता है, एनोड जो है वो सिग्नल भेजता है या तो करंट भेजता है।
ठीक है, हमने देखा था ये ऊपर सेटअप एनोड है और ये पूरा का पूरा सेटअप है। अब देखो एनोड ने क्या किया, एनोड ने यहाँ से भेज दिया करंट, क्योंकि एनोड ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लिया है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट सफिशिएंट हो गया है टू मेक द करंट फ्लो। तो एनोड ने क्या करा, एनोड ने करंट को फ्लो करा दिया, करंट को फ्लो करा दिया, इसका मतलब यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ। तो वो आरएल से पास हुआ, आरएल से पास हुआ तो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, ठीक है, और फिर ऐसे जो आपका करंट है वो पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होता है देखो कि जो दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज मेजर्ड अक्रॉस आरएल एंड दिस डिटेक्शन मेजर्स दिस डिटेक्शन मीन्स द डिटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल, क्योंकि एक्सटर्नल न्यूक्लियर बीटा पार्टिकल के टकराने की वजह से ही तो एर्गन एर्गन जो है वो टूटा था। हमने फोटोन नहीं दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया, एर्गन टूटने का सिर्फ इकलौता रीजन था वो एक बीटा पार्टिकल। तो जब एक बार ये पूरा एवलांच हो गया, एक बार वो टाउनसेंड एवलांच हो गया, तो उसने एक डिटेक्ट कर लिया, 1 नंबर उसने डिटेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में देखो कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज एंड रीच बैक टू द कैथोड वेयर एर्गन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। देखो करंट इस साइड में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके ऑपोजिट में फ्लो हो रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आपका करंट ऐसा जा रहा है, इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एर्गन जहाँ पे है, एर्गन प्लस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है वॉल पे, तो इस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो बैक एंड रीच टू कैथोड वेयर एर्गन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। एंड फिर एर्गन के साथ वो क्या करता है, वो रिकॉम्बिनेशन करता है। क्या करता है, एर्गन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस रिकॉम्बिनेशन करता है। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम तुरंत रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, बिकॉज डिफॉर्मिटी हो गई थी ना उसकी एर्गन की। डिफॉर्मिटी इन द सेंस वो एर्गन टूट गया था इन टू, एर्गन प्लस आयन एंड इलेक्ट्रॉन, तो वापस उसको रिकॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम उसको लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, जब वापस एर्गन और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, एर्गन गैस और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेशन के बाद में पूरा का पूरा सेटअप वापस एज इट इज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस होता है एक बार। ऐसे आपके अगर 10 पार्टिकल हुए तो वो 10 बार डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और आपको 10 काउंट्स दे देगा, 15 काउंट्स दे देगा, 250 काउंट्स दे देगा, जितने भी काउंट्स है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको पूरा वापस एक शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी बीटा माइनस आई, उसने क्या करा, उसने एर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने तोड़ा। अब क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन ने स्पीड पकड़ ली और फिर इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा था टुवर्ड्स दी एनोड, ठीक है, क्योंकि एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो एनोड की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहा है, बहुत स्पीड से उसने कोशिश की। तो उसने क्या कर दिया, स्पीड से कोशिश की नीचे जाने की, लेकिन रास्ते के सारे एर्गन को आयनाइज कर दिया, तो एवलांच हो गया। अब वो एवलांच है, इस एवलांच के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स बाय एनोड, क्योंकि एनोड ने उसको एब्जॉर्ब किया। तो इसके बाद में क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होने से पल्स मेजर किया, किसने मेजर किया, पल्स डिटेक्ट हुआ है ना, पल्स डिटेक्ट हुआ, या तो हम बोल सकते हैं कि काउंट हुआ। और फिर वापस जो है इलेक्ट्रॉन जो है वापस कैथोड पे चला गया, इलेक्ट्रॉन बैक टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन वापस कैथोड पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन कैथोड पे चला गया तो उसने, अब तक इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैथोड तक पहुंचा है, फिर इन दोनों ने क्या करा, एर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन ने वापस एर्गन बनाना चाहा, दैट इज रिकॉम्बिनेशन किया, ठीक है। उनने क्या करा, उनने रिकम्बाइन किया। अब रिकम्बाइन करने के बाद में वो जो पूरा सर्किट है, अब सर्किट ओरिजिनल हो गया, बैक टू ओरिजिनल, ठीक है। इतना याद रखना है कि सर्किट आपका जो था वो ओरिजिनल हो गया।
तो ये जो एंटायर प्रोसेस है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। और जब तक ये पूरी प्रोसेस मतलब एक बीटा पार्टिकल के टकराने के बाद से जब तक पूरी प्रोसेस खत्म होती है, इस पूरी प्रोसेस के टाइम पे जो आपका काउंटर है वो फंक्शन नहीं करता है, वो काउंटर आपका डेड पड़ा रहता है, इसीलिए उसको डेड टाइम बोला जाता है। ठीक है। और आपका डेड टाइम जो है दैट इज लगभग 200 से 400 माइक्रो सेकेंड्स होता है। 200 माइक्रो सेकेंड्स टू 400 माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि इस पूरे टाइम तक के लिए जो आपका पूरा का पूरा सर्किट है ना, ये काम ही नहीं कर पाता, डेड हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेड टाइम। ठीक है। देन देयर इज पैरालिसिस टाइम, एंड पैरालिसिस टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम डेड टाइम। पैरालिसिस टाइम जो होता है दैट इज बेसिकली जो आपका रिकॉम्बिनेशन वाला टाइम है ना, वो प्लस डेड टाइम, मतलब पैरालिसिस टाइम इज इक्वल टू योर डेड टाइम प्लस टाइम रिक्वायर्ड फॉर योर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन के लिए टाइम लगता है ना, वो होता है। तो पैरालिसिस टाइम इज डिफरेंट दैन डेड टाइम। और पैरालिसिस टाइम जो हम ये सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर काउंटर्स के हिसाब से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एंड दे गिव्स अस फैसिलिटी टू मतलब टेक मतलब कैसे फैसिलिटी कि हम पैरालिसिस टाइम को सेट कर सके। डेड टाइम तो फिक्स होता है किसी भी उसका, बट फिर रिकॉम्बिनेशन टाइम को बढ़ाया घटा के पैरालिसिस टाइम हम सेट कर सकते हैं। तो पैरालिसिस टाइम इज मोर देन डेड टाइम ऑलवेज, बट यू ऑल्सो गेट दैट क्या कहते हैं ऑप्शन टू चेंज योर पैरालिसिस टाइम। यूजुअली 250 माइक्रो सेकेंड्स होता है, रखा भी जाता है, बट 350 भी आप रख सकते हो इफ यू यूजिंग अ जीएम काउंटर और जीएम ट्यूब इन द लैबोरेटरी। ठीक है। सो डेड टाइम वगैरह हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ये जो डेड टाइम है इसमें सफिशिएंट ही नहीं होता है वो किसी और पार्टिकल को काउंट करने के। जैसे अगर एवलांच हो रहा है ना, एवलांच ऑलरेडी हो रहा है ड्यूरिंग द डेड टाइम, और अगर आप कोई बीटा नेगेटिव पार्टिकल बाहर से भी दे रहे हो उसमें, तो वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी क्या कर सकता है, वो वापस उस एवलांच में शामिल हो जाएगा। अलग से वो कोई पार्टिकल है ऐसा ये जो है हमारा काउंटर डिटेक्ट नहीं करता। तो paralysis time is basically SR time up to which your particle can distinguish between your GM counter can distinguish between two beta particles. Paralysis time is the time up to which, जैसे 250 माइक्रोसेकेंड्स मान लो, तो up to 250 माइक्रोसेकेंड्स your GM counter can count one particle as one single particle and two particles as two distinct particles. इसके बाद में अगर पार्टिकल आता है तो 250 माइक्रो सेकेंड्स के बियॉन्ड वो क्या करेगा, वो फर्स्ट पार्टिकल में ही सेकंड पार्टिकल को भी काउंट करेगा, वो डिस्टिंग्विश हो के काउंट नहीं कर पाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं पैरालिसिस टाइम। डेड टाइम मतलब जब तक ये पूरा आपका सर्किट कंप्लीट होता है तब तक जो आपका काउंटर है वो डेड रहता है, यानी कि वो किसी और पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं डेड टाइम। ठीक है। अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों के बीच का। अब आता है क्वेंचिंग। हम क्वेंचिंग क्यों करते हैं? वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट क्वेंचिंग इन होल द प्रोसेस बिकॉज सी क्वेंचिंग कहाँ पे चाहिए होती है। विल टॉक अबाउट क्वेंचिंग। क्वेंचिंग बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ 10% एल्कोहल, एल्कोहल मतलब इथेनॉल, टू 90% एर्गन, ये एडिशन करते हैं। तो अब देखो क्वेंचिंग क्या होता है। ब्रम स्टर्लिंग इफेक्ट जो होता है वो हो रहा होता है जब एर्गन जो है, एर्गन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आप बोल सकते हो, जो एर्गन एटम है, एर्गन एटम नहीं एर्गन आयन है, दैट वर्क्स एज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन आता है जब रिकॉम्बिनेशन होना होता है। ठीक है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होना होता है तो इलेक्ट्रॉन कम्स इन द न्यूक्लियर फील्ड ऑफ एर्गन आयन, इट डीएक्सेलरेट्स और डिफ्लेक्ट्स। वो डीएक्सेलरेट करेगा या तो डिफ्लेक्ट करेगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। जब वो डीएक्सेलरेट या डिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो फोटोन रिलीज करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा,
वो एक हमारा यूवी रेडिएशन है उसको रिलीज करेगा, ठीक है। नाउ इफ दिस फोटोन इज रिलीज, दिस फोटोन हैज इनफ एनर्जी टू आयनाइज द एर्गन एंड स्टार्ट द प्रोसेस। तो मतलब अगर आपकी प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है एंड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू ब्रम स्टर्लिंग इफेक्ट द फोटोन इज एमिटेड एंड इफ दैट फोटोन goes and if that photon also ionizes the argon, तो जो आपका पूरा डिटेक्टर या जो आपका काउंटर है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने एर्गन आयन बनाया है या फोटोन ने बनाया है। अगर फोटोन ने भी बनाया तो इट विल थिंक तो नहीं करेगा वो, मतलब it will understand that as the effect has caused because of electron, ठीक है, not because of any फोटोन वगैरह। तो उसको वो फर्क नहीं समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन फोटोन के बीच का, तो वो उस चीज को भी काउंट करने लगेगा। इससे क्या होगा, अब आपका वापस जैसे एर्गन था वो फोटोन की वजह से एर्गन आयनाइज हुआ है और फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। तो आपका जो काउंटर है उस काउंटर को लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसी प्रीवियस इलेक्ट्रॉन ने किया है, तो एवलांच जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू फोटोन एज वेल। तो वो क्या करेगा, जो आपका डेड टाइम है उसको डिले कर देगा, क्योंकि जो आपका एनोड है वो डिटेक्ट कर ही रहा है, एब्जॉर्ब करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है। तो आपका डेड टाइम खामखा इंक्रीज होता जाएगा उस फोटोन की वजह से, जिसका कोई काम ही नहीं है, जो हमारे प्रिंसिपल में ही नहीं आता, ठीक है। सो हमने क्या करा, हमने उसको, हम चाहते कि ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है ये एर्गन को आयनाइज ना करे, लेकिन ये किसी और फॉर्म में कोई और एब्जॉर्ब कर ले, ताकि हमारा डेड टाइम ना बढ़ाए। जितने इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गए, चुपचाप उनको डिटेक्ट करे, अपना डेड टाइम जल्दी से खत्म करे और फिर वापस नेक्स्ट टाइम काउंटर स्टार्ट हो जाए और फोटोन उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इसीलिए हमने अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल फोटोन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा देता है। हमें पता है कि रोटेशनल जो हमारी रोटेशनल एनर्जी होती है वो काफी कम होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो अल्कोहल जब उस फोटोन को एक्सेप्ट करता है, या तो वो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाता है या तो रोटेशनल एनर्जी। अगर काफी कम एनर्जी का फोटोन होगा तो अपनी रोटेशनल एनर्जी बढ़ाएगा, नहीं तो फिर अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो फोटोन है फिर ये एर्गन तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर ये एर्गन तक नहीं पहुंचता है तो एर्गन कोई और इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करता। अगर एर्गन कोई और इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन फिर वो एनोड तक जाता ही नहीं है, तो एनोड वहीं पे अपना रुक जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब डिटेक्शन खत्म हो गया है, सर्किट ब्रेक हो गया है, और फिर काउंटिंग जो है वो फटाफट हो जाती है, तो डेड टाइम को डिले भी नहीं करता है। तो अब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसीलिए क्वेंचिंग करते हैं, ताकि ये जो फोटोन है वो जाके इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव ना करे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा एवलांच इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना करे। तो इसीलिए हम अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल से अच्छे अगर हम कोई क्वेंचिंग एजेंट्स है तो वो हम ये यूज कर सकते हैं, क्लोराइड फ्लोराइड्स वगैरह। बट क्योंकि ह्यूमन यूज के लिए है ये सब और हम लोगों के लिए वो क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स हार्मफुल होते हैं, तो इसीलिए हम जो है इथेनॉल या अल्कोहल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द होल जीएम ट्यूब एंड जीएम काउंटर एंड क्वेंचिंग, सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके जो है एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस में देखो कि जीएम काउंटर जो है वो बहुत सिंपल होते हैं बिल्ड करने के लिए और बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। पर डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस है कि इसका डेड टाइम काफी हाई है, मतलब 200 से 400 माइक्रोसेकंड्स तक के लिए वो डेड होता है। तो वो उस बीच अगर कोई भी बीटा रेडिएशन चली जाती है अंदर तो वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है। एंड ये जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स, मतलब अगर आप अल्फा डालोगे तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको पता नहीं है काउंटर को कि अल्फा रेडिएशन आ रही है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बट इट विल डिटेक्ट इट। वो सिमिलरली बीटा माइनस को भी डिटेक्ट कर लेगा, बीटा प्लस को भी डिटेक्ट कर लेगा। वो मतलब बीटा प्लस को तो नहीं बट बीटा माइनस को डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनिंग जो है उसके हिसाब से बीटा माइनस पार्टिकल जो है वो आयनाइज करता है, तो डिटेक्ट कर लेगा। वो गामा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा वाला कौन है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करना उसके लिए मुश्किल है। अब ये फाइनल, ये हमारा जो पूरा है ये कंसेप्ट हुआ खत्म। ये किसका कंसेप्ट था, बेसिकली दिस वाज बेस्ड ऑन द जीएम ट्यूब एंड जीएम काउंटर। इसके आगे जो है हम
जो काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स है वो, और जो मास एब्जॉर्प्शन है वो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, बट आई गेस द लेंथ ऑफ द वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग नाउ, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करके आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड कि जो ये काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स है वो इसके ऊपर बेस्ड कैसे होती है, और जो आपका मास एब्जॉर्प्शन है उसको हम इसको यूज करके कैसे बना सकते हैं. So yeah, that's it for this particular video. Have a nice day. Keep studying.